आपसे जब बात कर रहा हूँ, चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हो रहा है, सो कॉल चैंपियंस ट्रॉफी, जिसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है कि इंडिया जीत रहा है या जिताया जा रहा है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तानी टीम को लेकर बहुत सारे पुराने प्लेयर्स ने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दिए, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं खासतौर पर। उसके बारे में बात करेंगे और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे जी। सबसे मेन चीज़, सबसे बड़ी बात तो अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है जिसका फाइनल चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक रोहित खेल रहे हैं, अभी तक रोहित की अभी रिसेंटली 50 कंप्लीट हुई। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जारी है इंडिया की तरफ से। इंडिया बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, जबकि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर चुका है। उन्होंने पहली बैटिंग करते हुए 251 रन का टारगेट सेट किया 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर। और मेरे हिसाब से जो पहली इनिंग चली है वो इतनी ज़बरदस्त चली है न्यूजीलैंड की तरफ से कि दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला था कि कौन ज़्यादा बुरा खेलेगा। लेकिन न्यूजीलैंड ने साबित किया कि वो ज़्यादा बुरा खेल गए और उन्होंने बहुत घटिया तरीके से बैटिंग करते हुए अपना बहुत ही लो टारगेट सेट किया है, वो भी फाइनल में। इंडिया ने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपैरिजन हुआ कि 4 कैचेस भी ड्रॉप किए इंडिया ने, और उसके अलावा बॉलिंग भी कोई इतनी खास स्टार्टिंग में नहीं थी। ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे न्यूजीलैंड वाले। फिर अचानक उनके स्पिनर आके, जो एज यूजुअल वो 4 स्पिनर चिपकते हैं, 40 ओवर पूरा करते हैं और पूरी टीम का बेड़ा गर्क करते हैं। दूसरी का वही उन्होंने किया। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही स्पिनर्स की तरफ से, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिनमें मेन कुलदीप, वरुण, जडेजा और अक्षत पटेल हैं। कुलदीप ने 10 ओवर कराए, 42 रन दिए, 2 विकेटें ली। उनके साथ रहे वरुण, जिन्होंने 10 ओवर कराए, उन्होंने भी 45 रन दिए, 2 विकेटें ली। जडेजा ने 1 विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल कोई विकेट नहीं ले सके। न्यूजीलैंड ने टोटल 251 रन का टारगेट सेट किया, जिसमें मेन बैट्समैन रहे डैनियल, जिन्होंने 63 गंजे ने रन बनाए, अच्छा स्कोर किया, उसकी बैटिंग बहुत अच्छी थी। उनके अलावा उनके साथ रहे मिचेल, जिन्होंने 53 रन बनाए, नॉट आउट गए। अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, बड़े अच्छे तरीके से दोनों बैटिंग कर रहे थे। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते तो शायद थोड़ा अच्छा, मतलब तकरीबन 3-100 तक का भी स्कोर अगर सेट होता ना, तो बहुत अच्छी मैच होता, बहुत मज़ा मैच आते थे देखना। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि जितनी अच्छी ओपनिंग उन्होंने स्टार्ट की थी और जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ था, लग रहा था कि न्यूजीलैंड कुछ अच्छा कर जाएगा। लेकिन अफसोस के बस एक बार एक कर विकेट गिरती गई और न्यूजीलैंड जो था वो पीछे होता गया, और इंडिया ने टोटल न्यूजीलैंड की टीम को 251 रन के ऊपर 50 ओवर के अंदर समेट के रख दिया। मतलब समेट ही दिया, 7 विकेटें आउट हो गई, 50 ओवर खत्म हो गए, बैटिंग करने वाला कोई था नहीं तरीके से, तो यही होना था। पर खैर, इंडिया की बॉलिंग को क्रेडिट देंगे, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। इन चारों स्पिनर्स ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए इंडिया की टीम को ऑलमोस्ट जीतने में बहुत मेन किरदार अदा किया। बस अब तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, क्योंकि जिस तरह ओपनर खेल रहे हैं, जिस तरह रोहित की 50 हो चुकी है, कुछ ही देर में आप चैंपियंस ट्रॉफी उठा लेंगे। 2013 में जो चैंपियन ट्रॉफी उठाई गई थी इंडिया की तरफ से, उसमें जो 3 प्लेयर खेल रहे थे, वो आज भी वही तीनों प्लेयर खेल रहे हैं, जिनमें कोहली, रोहित और आई थिंक जडेजा मौजूद है। वो तीनों उस टाइम भी मौजूद थे, वो तीनों आज भी मौजूद है। वो तीनों ने तब भी ट्रॉफी उठाई थी, वो तीनों अब भी ट्रॉफी उठाएंगे। पूरा मीडिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया, पूरी काउंसिल, पूरी आईसीसी, आई मीन कि पूरी आईसीसी, इवन के सारे स्पोर्ट्स चैनल, ईएसपीएन ने भी प्रेडिक्शन कर दी थी मैच से पहले कि 63% चांसेस हैं जी इंडिया के जीतने के। अब आप इससे अंदाजा लगा दो। सो कॉल ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि इंडिया को ये ट्रॉफी जिताई जा रही है अब विद उनके जे शाह साहब की मेहरबानी से, जिन्होंने आईसीसी वालों के चेयरमैन की सीट संभाली। उन्होंने फिर अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छे तरीके से एक ही ग्राउंड, एक ही पिच पूरे टूर्नामेंट के लिए सेट कर दी। जी बिल्कुल, पूरा ग्राउंड में, एक ही ग्राउंड में चारों मैच हुए, एक ही पिच हुई, एक ही पिच बनाने वाले भी वही थे, खेलने वाले भी वही थे, और उस पर प्रैक्टिस भी दिन रात करने वाले भी वही थे, जिनमें आपस में भी इख्तलाफात इस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं। मीडिया इस चीज़ के ऊपर काफ़ी शोर कर रहा था, ईएसपीएन ने भी इसके बारे में बयान दिया, पैट कमिंस ने भी इस बारे में बयान दिया, लेकिन बाद में वो खुद भी मुकर गए कि यार ये एडवांटेज नहीं है। गौतम गंभीर ने कहा जी कि हमने कभी भी इंडिया को इस तरह की कंडीशन में खेलते हुए दुबई में देखा नहीं। तो मैं तो खाली ये पूछना चाहूँगा, गौतम साहब किस किस्म की बात कर रहे हो? कहाँ, कौन सा नशा फूक के बैठे हो आपके? मुझे ये समझा दो कि इंडिया जितना दुबई में खेला है, या जितना पाकिस्तान के साथ दुबई में इनके मैचेस हुए हैं इसी ग्राउंड के ऊपर खास तौर पे, वहाँ इससे ज़्यादा तो कभी हुए ही नहीं। और अभी एक ही टूर्नामेंट के सारे मैच, सारी टीमें आपकी शहजादा टीम के साथ खेलने के लिए दुबई तशरीफ ला रही हैं, और आप उसी पिच के ऊपर खेल रहे हैं। पिच बनाने वाले भी आपके अपने हैं, पिच के ऊपर काम करने वाले भी आपके अपने, पिच के ऊपर खेलने वाले भी आपके अपने, प्लेयर्स भी अपने, जो दिन रात अपनी मर्जी से पिच को सेट करवा रहे हैं अपने हिसाब से। मतलब कि शामी ने बयान दे दिया, आप इससे अंदाजा लगाओ। शामी की स्टेटमेंट आई जी कि हमें बहुत अच्छे तरीके से पता था कि पिच कैसे मूव करेगी, पूरे का पूरा एडवांटेज था हमें, पूरा एडवांटेज हम लोगों ने उसको उठाया भी, और हमें अच्छे तरीके से आइडिया था कि कैसा वेदर वे होगा, वेदर वो कैसा इफेक्ट करेगा, बॉल कहाँ पड़नी चाहिए, क्या, ईच एंड एवरीथिंग उस बंदे ने अपने बयान में बता दी, जिसमें इंडिया के हेड कोच साहब ने इनकार कर दिया। पूरी दुनिया इसी चीख पे चीख रही है, तमाम क्रिकेट टीमें भी इसी चीज पे चीख रही हैं, लेकिन किसी ने इंडिया के मुंह से मक्खी तक नहीं उड़ाई।
कोई मक्खी उड़ाने वाला भी पैदा नहीं हुआ। ये फ़ायदा होता है जब आपका बोर्ड पावरफुल होता है और आपका बोर्ड जो है वो पैसा लगाता है। अब अंदाज़ा लगा लो कि बाकी सारी बोर्ड भी लगाते हैं, ये बात नहीं लगाते, लेकिन इंडिया कुछ ज़्यादा लगाता है और उसकी ज़्यादा चलती है और वो ज़्यादा चला भी रहा है। मतलब एक टीम पूरी चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का पूरे मेन इवेंट में एक टीम एक ही ग्राउंड के ऊपर खेल रही है और अपनी मर्जी। मैंने आपको बताया ना कि बनाने वाले भी अपने, खेलने वाले भी अपने, अपनी मर्जी की पिच तैयार करवानी, अपनी मर्जी की प्रैक्टिस करनी, उसी पिच के ऊपर सारा कुछ होना। फिर कैसे ना पता लगे कि ये पिच क्या करेगी, कैसे वो एक टीम को अपनी मर्जी से खिला नहीं सकते। अब अंदाजा लगाओ, फाइनल चल रहा है, सेमीफाइनल हुए, क्वार्टर फाइनल हुए, मैचेस हुए, 4 स्पिनर ही चल रहे हैं, बाकी किसी टीम के पास स्पिनर है नहीं, वो चला भी नहीं। और अगर थोड़ा सा चला था वो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के 1-2 स्पिनर ने जिन्होंने थोड़ा सा परफॉर्म किया था, उसके बाद वो खत्म, कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो स्पिनर ही नहीं है ना, उन्होंने तो पूरी स्पिनर ही खिलाए हैं सारे के सारे। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी है इस बारे में, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे ये ज़रूर कहा जाएगा कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं ये बात ज़रूर कर रहा हूँ जी कि इंडिया जीत रहा है तो मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो आपको बता रहा हूँ आपके सामने। अपनी टीम के बंदे इंडिया के ये बयान दे रहे हैं, आईसीसी के कुछ लोगों ने ये बयान दिया है, मुख्तलिफ टीमों के अदर कैप्टन ने ये बयान दिया है कि इंडिया को ह्यूज एडवांटेज है इस चीज़ का कि वो एक ही ग्राउंड के ऊपर एक ही पिच पे खेल रहा है और उसी का रिजल्ट आप देख रहे हो कि इंडिया किसी भी टूर्नामेंट में आज तक लगातार अनबीटन, ऑलमोस्ट मेरे जहाँ तक आइडिया नहीं आया, लेकिन इसमें अनबीटन आके वो फाइनल भी उठा रहे हैं। आज वो भी जीत जाएंगे, इससे न्यूजीलैंड को बुरे तरीके से हराएंगे, मुझे पूरा आइडिया है, क्योंकि जिस हिसाब से रोहित और बाकी दोनों ओपनर प्लेयर बैटिंग कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। और वैसे मेरी तरफ से एडवांस मुबारक इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन भाईजान, आप लोग डिजर्व करते हैं। मेहनत की आप लोगों ने, या मेहनत कराई गई, या फिर क्या वो सो कॉल जो भी होता है, मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि फिर YouTube की पॉलिसी जो सी है वो फिर मेरी वीडियो को बैन कर देंगे, मुझे उस चीज़ का भी डाउट है। तो खैर जो है वो आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने हुआ, पूरा टूर्नामेंट आपके सामने हुआ, पूरी दुनिया एक तरफ खेल रही है, इंडिया इकलौती एक तरफ खेल रही है, क्योंकि ये माँ के लाडले जो से हैं, कहीं और तो खेल नहीं सकते। न्यूजीलैंड ने बैटिंग अच्छी शुरू की थी, लेकिन 4 कैचेस ड्रॉप हुए, चारों कैचेस में प्लेयर्स के बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देते हुए, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपनी विकेटें भी दे दी। मतलब अगर कैचेस ड्रॉप हुए तो उन्होंने हरकतें सुधारी नहीं, बल्कि उसी तरह दोबारा उन्होंने कहा अगर इस तरह कैच नहीं करेंगे तो हम इस तरह आउट हो जाएंगे, हम उधर से आउट नहीं होंगे तो हम इधर से बोल्ड हो जाएंगे और हम अपनी विकेटें जरूर दे के जाएंगे, हमने नहीं जीतना। वो भी कह रहे थे कि तुम लोग मारो, हम कैच नहीं करेंगे, ये भी कहते थे कि तुम कैच नहीं करोगे तो हम विकेटें दे देंगे। इतने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस हो रही थी दोनों टीम। रोहित के मैचेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू था, क्योंकि लास्ट 4 मैचेस में रोहित की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, लेकिन आज के मैच में रोहित की परफॉर्मेंस सो कॉल अभी तक बहुत अच्छी जा रही है। 50 हो चुकी है, ऑब्वियसली वो गुड बुक्स में तो आ चुका है। पहले मैच में उन्होंने 41 रन बनाए, दूसरे में उन्होंने 20 रन चैंपियन ट्रॉफी में बनाए, तीसरे में 15 बनाए, चौथे में 28 बनाए, आज वो 50 बनाकर अपना फाइनल में आगे ले जाएंगे। लेकिन कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है एज ए कैप्टन। वो 14 लास्ट मैचेस, लेकिन लास्ट 14 मैचेस में वो 14वें के 14 मैचेस में टॉस हारे हैं। हम लोग यही सुनते आ रहे थे कि मैच ने बंदे ने टॉस हारा, मैच हारा, लेकिन वो टॉस हारे या कुछ भी हारे, मैच तो उन्होंने जीतना है, क्योंकि पूरा स्टेज उनके लिए सेट है। इंटरनेशनल खबरों में अगर बात करें तो मुशफिकुर रहमान, बांग्लादेश के कीपर, बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ की अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनके लोकल ग्राउंड में उनके क्लब वालों ने बहुत उनको अप्रिशिएट किया। उसके बाद उन्होंने टीम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। अगर उनके मैच की बात की जाए तो 274 मैच उन्होंने खेले टोटल, जिसमें 900 मारे उन्होंने और 49 50s मारी। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, कैरियर बहुत अच्छा रहा। कैचेज उन्होंने 243 कैचेज एज ए कीपर के तौर पर किए और हाईएस्ट स्कोर उनका 144 रहा। वेल प्लेड यार मुशफिकुर रहमान, बहुत अच्छे तरीके से अपने क्रिकेट में अपने कंट्रीब्यूट किया, बांग्लादेश के क्रिकेट में बहुत अच्छा नाम बनाया। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। टीम में बहुत सारी चेंजिंग होगी, जैसे आपको बताया कि बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, ये चारों जो है वो T20 से बाहर कर दिए गए। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चारों अगर टीम से बाहर कर दिए गए हैं T20 में, तो पीछे खेलने वाला हमारे पास कौन से प्लेयर है, बैटिंग कौन करेंगे? आगा साबरी, खाली आगा जो कैप्टन बना दिए उनको बनाया जाएगा, उनके रिजवान भी नहीं है, बाबर भी नहीं है। बाबर की प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लड़का परफॉर्म तो कर रहा है, परफॉर्म कहाँ कर रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि बाबर के साथ भी खैर गलत नहीं हो रहा। ODI में खेलेंगे, क्योंकि एक अरसा हो गया, तकरीबन काफ़ी एक अरसा हो गया बाबर जो से हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी अपनी टीम के प्लेयर हैं, एक ही प्लेयर है हमारे पास, अब क्या कर सकते हैं उसको हम लोग इतना तो डिग्रेड नहीं कर सकते जितना हमारा सोशल मीडिया बैठा वही कर रहा है और उसी के ऊपर अपनी रोटियां यूट्यूब पे चला रहा है। न्यूजीलैंड का इंडिया के साथ मुकाबला तो बहुत अच्छा हो रहा था। अब उसमें अगर हमने मोस्ट विकेट्स की बात की जाए तो 4 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें ली, जिनमें सबसे पहले हैरी हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं, जिन्होंने 10 विकेटें ली। उसके बाद शमी हैं जिन्होंने 8 विकेटें ली, उनके साथ वरुण है जिन्होंने 7 विकेटें ली और उनके साथ रहीम मिचेल जिन्होंने 7। मतलब यही 2 ही टीमें जो सी इन्हीं के 4 प्लेयर हैं, एक स्टार्टिंग न्यूजीलैंड का, 2 इंडिया के और फिर न्यूजीलैंड का। मतलब इन दोनों ने आपस में पूरा पैचअप कंप्लीट किया। बस जबरदस्त जी, बड़ी अच्छी बॉलिंग, 10 विकेटें ली उन्होंने हैरी ने। हैरी देखते हैं आज क्या करते हैं। अभी तक तो हैरी को बहुत मार पड़ रही है, अब देखें आगे क्या होता है। मैच है, क्रिकेट है, क्रिकेट का कुछ नहीं कह सकते, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। लो स्ट्राइक रेट में भी हम लोग माशाल्लाह जी, देखें मैंने आपको बताया वैसे पाकिस्तान की एक क्वालिटी है कि अगर वो एक चीज़ अच्छाई में नहीं है तो बुराई में ज़रूर होगा, और अगर बुराई में नहीं है तो अच्छाई में तो हो ही नहीं सकता।
लेकिन खैर एज यूजुअल जिस तरह आपको बताया था, बुराई में हम लोग सबसे आगे हैं। तो बाबर आजम जो से हैं वो अच्छे बैटिंग में तो काउंटेड नहीं हुए पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन लोएस्ट एवरेज स्ट्राइक रेट जो सा उनका निकला ओडीआई का, वही 82 पॉइंट समथिंग निकला, जो कि बहुत ही दूसरे नंबर पर आकर उन्होंने साबित किया कि हम किसी न किसी चीज़ में ज़रूर रहते हैं। अच्छाई में नहीं होंगे तो बुराई में ज़रूर होंगे, और बुराई में भी होंगे तो हम लोग पहले या दूसरे नंबर पे होंगे, ज़्यादा नीचे नहीं होंगे। तो दूसरे नंबर पे बाबर आजम है जिनकी 82.49 की एवरेज रही ओडीआई में, बहुत ही लो एवरेज है, जो कि किसी भी ओडीआई प्लेयर के लिए बहुत ही बुरे तरीके से उनकी इमेज को डैमेज करती है। बाबर को कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। बाबर आपको कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं यही हालात रहे तो कुछ दिनों में हम सुनेंगे कि आपको टीम से परमानेंटली निकाल देंगे और आप जाकर डोमेस्टिक ही खेल रहे हैं। पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर और टीवी में भी काम करने वाले, इंडियन मूवीज में भी आ चुके हैं, पाकिस्तानी मूवीज और ड्रामाज में भी काम कर चुके हैं। मोहसिन खान जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जिन्होंने एक टोटल एक पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। वैसे मैं इस स्टेटमेंट से थोड़ा इतफाक नहीं करता, थोड़ा अजीब भी है, लेकिन दिया उन्होंने, वो भी शेयर करना चाहूंगा। बाबर आजम के बारे में कहा कि कोहली जो है वो इतने अच्छे प्लेयर नहीं है जितने अच्छे प्लेयर बाबर आजम है, हमें बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी तो हम लोग जरूर इस चीज़ के साथ इतफाक करेंगे, लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल एज ए स्पोर्ट्समैन लिया जाए तो ये बात थोड़ी सी मैं इतफाक नहीं करूंगा, क्योंकि कोहली है अपनी जगह पे, वो अपनी परफॉर्मेंस देता है, अपना नाम है उसका। बाबर आजम अपना स्टेटस रखता है, वो उसकी अपनी चीज़ है। दोनों का कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कोहली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है, बाबर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बेशक इनके स्कोर लेवल में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, बहुत जल्दी बाबर ने अचीव किए गोल्स, लेकिन उसका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं मोहसिन साहब की ये बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूँगा, लेकिन एज ए पाकिस्तानी ज़रूर करूँगा। जुनैद खान हमारे पुराने बॉलर जो पिछली चैंपियन ट्रॉफी में बहुत अच्छे तरीके से बॉल कर रहे थे, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनका भी स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला जो टीम में बैठ के चाँ करते हैं सो कॉल क्रिकेटर, वो आगे स्टेप अप क्यों नहीं करते और अपनी टीम को आके सपोर्ट क्यों नहीं करते? तो बात तो उनकी भी ठीक है। हम लोग सिर्फ लेग पुलिंग के लिए बैठे हुए हैं, हमारा और कोई काम नहीं है, एक दूसरे की बस लातें खींचो, पकड़ो, मारो, बेइज्जत करो, बस यही करो, और तो कुछ हम लोगों से होना नहीं। जुनैद खान से भी कहूँगा कि आप दूसरों को कर रहे हैं, आप खुद भी तो आ सकते हैं, आप आगे आके खुद भी तो अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, या अपने आप को अपनी टीम के लिए, अपने नए लड़कों के लिए डोमेस्टिक में ही खास तौर पे आ जाओ यार, वहीं से बॉलर निकलते हैं ना, डोमेस्टिक से ही आगे कर लो। पर नहीं, वो भी नहीं आ रहे, दूसरों के ऊपर सारे आगे शुरू हो जाते हैं। वहीं पे अहमद शहजाद का भी स्टेटमेंट आया जी कि जो हमारी टीम सेलेक्ट की गई है, जिन प्लेयर्स को लेके जाया जा रहा है न्यूजीलैंड के लिए, उससे ज़्यादा अच्छे तो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खैर ये शुरू से ही चलता है, हमारे यहाँ तो पर्ची चलती है। उसकी सबसे ज़िंदा मिसाल ये है कि न्यूजीलैंड जो है वो पेसिंग पिचेस होती हैं, ज़बरदस्त होते हैं। वहाँ पे हारिस रऊफ को नहीं खिलाया जा रहा है, टीपिया जो सबसे ज़्यादा कामयाब है वहाँ पे, उसकी जगह फ़हीम अशरफ को लेके जाया जाए, क्योंकि उनके फादर जो है वो हमारे पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाथ रखते हैं, और उनकी काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है अंदरूने तक का। तो उनका बेटे को एक मरतबा फिर लाया गया, बिना किसी परफॉर्मेंस के, बिना किसी मैच के, बिना किसी डोमेस्टिक के, लेकिन उनको इंटरनेशनल क्रिकेट और न्यूजीलैंड के टूर में फ़हीम अशरफ को दोबारा एंटर किया गया। सो कॉल मैनेजमेंट की फेलियर है। अब क्या हो रहा है हमारी क्रिकेट का, क्या कर रहे हैं ये लोग? पाकिस्तानी क्रिकेट एक नाम रखती थी, बॉलर एक नाम रखते थे, उसके साथ क्या हो रहा है ये आपके सामने ही है, मैं क्या बोलूं। हालत ये है हमारी मैनेजमेंट की। हसनैन हमारे जो कि बहुत अच्छे बॉलर थे, जो कि बिग बैश में बहुत अच्छा नाम बना कर आए थे, उनको इंजरी हुई, वो बेचारे अपने खर्चे पे इंग्लैंड गए, अपनी ट्रीटमेंट खुद उन्होंने कराई, पीसीबी ने उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस की, अपने आप को फिट किया, टीम में वापस लाए, 26 विकेटें एक सेशन में उन्होंने ली, यानी एक सीजन में उन्होंने 26 विकेटें लेकर अपने आप को मनाया, और उसके बावजूद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। मतलब ये सिलेक्शन कमेटी वाले, मुझे ये समझ नहीं आती कि कौन सा नशा फूक के बैठे हैं और किस तरह की टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, और क्या हो क्या रहा है। मतलब बाय डिजाइन पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह किया जा रहा है, या किसी शौक के तहत किया जा रहा है, या फिर किसी और अंदाज से किया जा रहा है। मुझे तो पीसीबी की समझ नहीं आ रही, क्रिकेट बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ का बदला ले रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट से, क्यों ले रहे हैं ऐसे, मेरी समझ से टोटल आउट है। शाहीन के बारे में हफीज़ का स्टेटमेंट आया, उसने बोला जी कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पहले इसको टेस्ट क्रिकेट से निकाला गया, इसलिए क्या करके इसको रेस्ट दिया गया, जबकि शाहीन ने उस टाइम बोला था कि मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं। आज इनको ओडीआई से भी निकाल दिया गया है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, कहाँ वो परफॉर्म करेगा। इमरान खान का भी स्टेटमेंट आया था इस बारे में कि सिर्फ और सिर्फ बॉलर वही होता है जो टेस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में असल बॉलर की कमर का, पसली का पता लगता है। हम लोगों ने सारे वो बॉलर रखे हुए हैं जिनका टेस्ट में कोई कैरियर ही नहीं है, जिनको टेस्ट में कोई रखा ही नहीं जाता, समझा ही नहीं जाता, जिनको टेस्ट में पूरे के पूरे बॉलर हमारे वो जो है। हारिस रऊफ सिर्फ T20 के प्लेयर, शाहीन औरों को ना ओडीओ में रखा गया ना टेस्ट में रखा गया। अब अंदाजा क्या बनेगा मुझे बताएं। नसीम शावरी जो से हैं वो भी सिर्फ ओडीआई में या T20 में ही ज्यादा नजर आते हैं, बाकी तो वो भी कहीं नजर नहीं आते। हो क्या रहा है हमारी टीम के साथ, हमारी क्रिकेट टीम का कर क्या रहे हैं, बना क्या रहे हैं, कुछ समझ से टोटली आउट है। पीसीबी क्या कर रहा है, चेयरमैन क्या कर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर्स क्या कर रहे हैं, सिलेक्टिंग कमेटी क्या कर रही है, किस तरह की टीम को सिलेक्ट किया जा रहा है,
टोटली समय से। और तो किसी को गैरत आई नहीं, लेकिन हमारे जैसन गलेसी गोरा है ना, गोरा जो है वो बात गलत नहीं करता, उसको गैरत बहुत जल्दी आती है, उसको वाकई गैरत आ गई। गवास्कर का स्टेटमेंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान की जो टीम है इस टाइम उसकी कंडीशन ये है कि वो हमारी सीनियर टीम के साथ तो नहीं खेल सकती, लेकिन बी या सी के साथ खेले तो शायद उनको जीतने के लिए थोड़ी सी आसानी और हमारी टीम को थोड़ा सा मुश्किल हो सके। लेकिन पाकिस्तान की ये कंडीशन, उसके ऊपर जैसन गिलिस्पी ने बयान दे दिया, किसी और को गैरत नहीं आई हमारे समेत। वो हम लोग जैसन गिलिस्पी ने बोला जी कि ये बिल्कुल बकवास है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, पाकिस्तान की टीम एक बहुत अच्छी टीम है, वो किसी भी टीम को कहीं पे भी हरा सकती है। और बिल्कुल बात बिल्कुल सही है, अनप्रेडिक्टेड टीम है, हम लोग किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जिस दिन हमारा दिन हो वो अलग बात है कि दिन हमारा साल में सिर्फ एक आधा दिन आता है, लेकिन खैर अनप्रेडिक्टेड टीम है, किसी को भी हरा सकती है। वो भी उन्होंने बोला कि ये किसी को भी हरा सकते हैं अगर प्लेयरों की सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो। तो फिर सो कॉल एंड सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बात आ चुकी है। सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किसके साथ कर रही है और ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान के साथ, मुझे समझ नहीं आ रही। पाकिस्तानी क्रिकेट को बाय डिज़ाइन ख़राब किया जा रहा है या फिर ये कोई इंटेंशनली कर रहे हैं या फिर कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है या बोर्ड वाले बेहतर जानते हैं, वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। खैर फाइनल इंडिया ऑलमोस्ट जीत चुका है, मेरी तरफ से एडवांस कंग्रेचुलेशन। इसके ऊपर दोबारा वीडियो शायद ना बनाऊं क्योंकि दोबारा बार बार एक ही चीज़ को क्या डिस्कस करना। बहुत अच्छी बॉलिंग रही इंडिया की तरफ से, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है इंडिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बहुत अच्छे रहे। सो कॉल वो जीत रहे हैं या जिताया जा रहा है, अब ये इंडिया बेहतर जानता है, आईसीसी बेहतर जानता है या अल्लाह बेहतर जानता है। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, पाकिस्तान के टूर शायद न्यूजीलैंड का शुरू होगा, उसके बारे में आके आपसे बात करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।